हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 विज्ञान। ठीक है, क्लास 10 विज्ञान जो कि चैप्टर है 9, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। देखिए, हम लोग पहले प्रकाश देखेंगे। प्रकाश होती क्या है? तो प्रकाश होती है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। ठीक है, प्रकाश को एक प्रकार की ऊर्जा भी कह सकते हैं। और देखिए, इसकी उपस्थिति में यानी जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश की उपस्थिति में हम वस्तु को देख पाते हैं, जैसे कि प्रकाश हमारी आंखों पर टकरा कर हमारी आंखों से वस्तु पर टकराती है, तब हम वस्तु हमको दिखाई देती है। ये ध्यान रखिएगा। प्रकाश की चाल निर्वात में 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। किसने बताया था? तो रोमन एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, रोमन एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं ने बताया था कि प्रकाश की चाल निर्वात में 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रकाश के स्रोत। ठीक है, प्रकाश के स्रोत कौन कौन से होते हैं? प्रकाश हमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक स्रोतों हैं, जैसे सूर्य, तारे, मानव निर्मित मोमबत्ती, विद्युत बल्ब आदि। ये सब क्या है? प्रकाश के स्रोत हैं। अब देखिए, प्रकाश के स्रोतों को दो भागों में बांटा गया है। प्रकाश के स्रोतों को निम्न दो भागों में बांटा गया है। कौन से? तो दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो देखिए, दीप्त प्रकाश स्रोत को देख लेते हैं। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे मैं इसका सूर्य एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, सूर्य एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब देखिए, अदीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते बल्कि दीप्त स्रोतों के प्रकाश को परावर्तित कर कर प्रकाश देते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे चंद्रमा ले लीजिए। ठीक है, चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा ले लीजिए, ये अदीप्त में आ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। जो यानी अपने आप से जैसे कि प्रकाश नहीं उत्पन्न करते हैं उन्हें अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं प्रकाश के गुण। ठीक है, प्रकाश के गुण। देखिए, प्रकाश के गुण में हम लोग जो भी प्रकाश का गुण है हम लोग लिख देंगे, सही हो जाएगा। जैसे प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, ये तो पता है, कोई तो प्रकाश को देखा नहीं है, बस हाँ उसकी उपस्थिति में यानी प्रकाश की उपस्थिति में हम कोई वस्तु को देख पाते हैं और कहते हैं वो उजाला है। ऐसा थोड़ी है कि प्रकाश को हम लोग देखें पीला है कि नीला है, ऐसा तो नहीं है। इसीलिए कह सकते हैं प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, वो दिखता नहीं है, लेकिन परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तु दिखाई देती है। क्या देती है? लेकिन इसकी उपस्थिति में हमें वस्तु दिखाई देती है। ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। साधारणतया प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है, यानी कहें ये कि प्रकाश किस में गमन करती है? सरल रेखा में गमन करती है। ये ध्यान रखिएगा। और देखते हैं, प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकती है। ये ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गमन करता है। ठीक है, प्रकाश किसके रूप में गमन करता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गमन करता है। और देखते हैं, प्रकाश पारदर्शी माध्यमों में गुजर सकता है परंतु अपारदर्शी माध्यमों में नहीं गुजर सकता। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। जैसे निर्वात में हम लोग देखे हैं कि प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, वैसे ही कहा गया है भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न प्रकाश की चाल होगा। चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित हो जाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है। ये सब क्या है? प्रकाश का गुण देखें। ठीक है, कि प्रकाश का गुण क्या क्या है। अब देखते हैं प्रकाशिक माध्यम। ठीक है, प्रकाशिक माध्यम। तो देखिए, अब देखिए प्रकाशिक माध्यम यहाँ यानी कि प्रकाश जिस माध्यम से गुजर जाता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। जैसे देखिए, प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। पहले ही हम लोग यहाँ हेडिंग डाले हैं तो उसी के माध्यम से हम लोग जान लिए हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, प्रकाशिक माध्यमों को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, प्रकाशिक माध्यम को 3 माध्यम में बांटा गया है। जैसे पारदर्शक माध्यम, पारभाषक माध्यम, अपारदर्शक माध्यम। तो पहले हम लोग पारदर्शक माध्यम देख लेते हैं। जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उन्हें पारदर्शक माध्यम कहते हैं। ठीक है, जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उन्हें पारदर्शक माध्यम भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए पारभाषक
कुछ भाग ही गुजरेगा, ठीक है। जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही आंशिक यानी कम भाग गुजर पाता है उन्हें पारभाषक माध्यम कहते हैं। जैसे दूषित जल ले लें, ठीक है, दूषित जल। अब देखते हैं अपारदर्शक माध्यम। जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भाग नहीं गुजर पाता उन्हें पारदर्शक माध्यम कहते हैं, अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे लकड़ी ले लीजिए, लोहा ले लीजिए, इससे प्रकाश गुजर नहीं पाता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं प्रकाश किरण किसे कहते हैं। प्रकाश किरण किसे कहते हैं, देखिए, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करती है तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं तथा प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है, ठीक है, यानी कहते हैं। अब देखिए प्रकाश पुंज भी 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं, अगर हेडिंग आएगा तो हम लोग लिख सकते हैं प्रकाश पुंज जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज, ठीक है। अब देखिए, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे यहाँ से आ रही है, यहाँ भी आ रही है, यहाँ एक ही बिंदु पर मिल रही है, इसे क्या कहेंगे? अभिसारी प्रकाश पुंज कहेंगे, ठीक है। अब देखते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे कि एक ही बिंदु से इधर गई रेखा, इधर गई किरण, ये सब क्या है? अपसारी प्रकाश पुंज है। अब समांतर प्रकाश पुंज भी देख लेते हैं। समांतर प्रकाश पुंज, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिए समांतर प्रकाश पुंज, ये भी एक लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, तो क्या कई काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है? नहीं कर रही है। अब देख लेते हैं, कुछ नोट्स है, देख लेते हैं। यदि प्रकाश के पंप में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ जाता है। इस प्रवृत्ति को हम इस प्रभाव को विवर्तन कहते हैं। यानी कि कोई भी पंप है, इसमें प्रकाश गुजरेगी और इसमें छोटा सा वस्तु रख दें तो प्रकाश इससे टकरा कर इस तरफ निकल जाएगी, उसे क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। अब देखते हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन देख लेते हैं। जब प्रकाश किसी चिकनी व पालिशदार सतह पर आपतित होती है तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे हम कुछ चित्र के माध्यम से बताते हैं। ये देखिए आपतित किरण आ रही है, किस पर? परावर्तक पृष्ठ पर। आपतित किरण आ रही है परावर्तक पृष्ठ पर, परावर्तक पृष्ठ से टकराकर परावर्तित हो जा रही है। और देखिए इसमें डॉट डॉट कर मिलाया है, ये अभिलंब है। देखिए जो किरण आएगी उसे आपतित किरण बोलते हैं, जो किरण टकरा कर जाएगी उसे परावर्तित किरण बोलते हैं। ये पृष्ठ को हम लोग परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं, ये बिंदु को आपतन बिंदु बोलते हैं, ठीक है। ये अभिलंब है। अब देखिए अभिलंब और आपतित किरण के बीच आपतन कोण बनता है और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच परावर्तन कोण बनता है, ठीक है। आपतन कोण को कोण आई से दर्शाते हैं, आपतन कोण को कोण आई से दर्शाते हैं, परावर्तन कोण को कोण आर से दर्शाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए परावर्तक पृष्ठ का अगर उदाहरण पूछ दे तो कैसे हम लोग देखेंगे। प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराता है परावर्तित पृष्ठ होती है, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ होता है। अब देखते हैं आपतित किरण। आपतित किरण क्या है? वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पर आकर टकराती है आपतित किरण कहलाती है। अब देखते हैं परावर्तित किरण। वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहलाती है। आपतन बिंदु देख लेते हैं। आपतित किरण तथा परावर्तक पृष्ठ के बीच जिस मध्य पर आकर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अभिलंब देख लेते हैं।
आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आपतन कोण। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच मध्य बना कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण हेडिंग डाल लीजिएगा, परावर्तन कोण डाल देंगे और उसमें लिखेंगे क्या, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं परावर्तन के भी प्रकार। नियमित परावर्तन होता है, एक अनियमित परावर्तन होता है। तो नियमित परावर्तन देख लेते हैं। जब प्रकाश का परावर्तन किसी पालिशदार या चिकने पृष्ठ से होता है तो उस प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर होती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये पृष्ठ है, इससे टकरा कर कोई भी जो है ना समांतर ही है, ऐसा नहीं है कि कहीं कट कर रही है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अनियमित या विसरित परावर्तन। जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे देख लीजिए, यहाँ खुरदरा पृष्ठ से हो रहा है, यहाँ से यहीं जा रही है, तो किरण यहाँ से इस तरफ, यहाँ से इस तरफ, यहाँ से इस तरफ, ये ध्यान रखिए, खुरदरा पृष्ठ है ये। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं परावर्तन के नियम। ठीक है, परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं देखते हैं। समतल दर्पण से परावर्तन के 2 नियम हैं। कौन कौन से हैं, तो प्रथम नियम देखते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं, उसे पहला नियम कहते हैं। द्वितीय नियम देख लेते हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, उसे अर्थात यानी कोण आई बराबर कोण आर, ये द्वितीय नियम हो गया, ये ध्यान रखिएगा, ये द्वितीय नियम हो गया। आगे बढ़ते हैं, दिया क्या है, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 45 अंश का कोण बनाती है तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो देखिए, कोण आई बराबर दे दिया है 45 डिग्री, कितना दे दिया है, कोण आई बराबर 45 डिग्री। तो परावर्तन के नियम अनुसार कोण आई बराबर कोण आर होगा, तो कोण आर का मान भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। अब देखते हैं परावर्तक पृष्ठ, ऐसे पृष्ठ जो आपतित प्रकाश किरण को परावर्तित करके वापस उसी माध्यम में भेज देता है, परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दिया है क्या, प्रतिबिंब, इमेज। ठीक है, वस्तु के किसी भी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यानी जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में उसी आकृति बन जाती है, उसे दर्पण का प्रतिबिंब भी कहते हैं। देखिए, प्रतिबिंब भी 2 प्रकार के होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासीय प्रतिबिंब, ये ध्यान रखिएगा। तो देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो इस दूसरे बिंदु का पर बने प्रतिबिंब को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन जो हम लोगों का अभिसारी जो जैसे कि आभासीय प्रतिबिंब है, इसे पर्दों पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं परंतु दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु वस्तु का आभासीय प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन फोटो खींच लिया जा सकता है। दर्पण देख लेते हैं, मिरर। यदि किसी चिकने पालिशदार माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो यह निकाय दर्पण कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा। दर्पण भी दो प्रकार में बांटा गया है। कैसे कैसे, समतल दर्पण। देखिए, समतल दर्पण क्या है, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है समतल दर्पण कहलाता है। जैसे देख लीजिए, ये चित्र में भी दर्शाया गया है, इसके पीछे क्या है, कलई है, कलई पृष्ठ है और यहाँ से आ रही है इससे, ये परावर्तक पृष्ठ बन गया है पूरा इधर, ये ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण। देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासीय तथा सीधा होता है। ठीक है,
अब देखिए समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब आकार वस्तु के आकार के बराबर होती है। ठीक है, अब देखते हैं h ऊंचाई के मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण का h/2 की ऊंचाई की लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही दूरी पीछे बनता है जितनी की वस्तु दर्पण के आगे होती है। अब देखते हैं वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण पर लंब होती है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं नोट में समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है।